हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। नया साल आया है, नया साल के साथ करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी तरह से करेंगे और लगातार रखेंगे चीज़ों को और हमेशा यही कोशिश करेंगे कि चाहे आपका कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो, SBI PO हो, क्लर्क हो, IBPS हो, कोई भी बैंकिंग इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर जो हैं आपको यहाँ से जो डेली सेशंस आप लोगे, डेली सेशंस आप देखोगे, ठीक है, PDF भी आपको मिल जाएगी। तो डेली सेशंस में आप कोई ना कोई क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में फंसे, कोई ना कोई भी नहीं, मैं बोलूँगी ज़्यादा क्वेश्चंस फंसे, ठीक है, यही मोटिव रहेगा। अब चाहे क्वेश्चन आपसे करंट की फॉर्म में पूछा गया है या फिर वही क्वेश्चन को आपको स्टैटिक की फॉर्म में पूछ दिया जाए, दोनों ही केस में बैंकिंग स्टैटिक जो है वो इस सेशन में नहीं हो पाएगी। बट हाँ, कई बार क्या होता है ना, न्यूज़ होती है, ठीक है। अब बहुत सारी, मान लो अभी ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, अभी वो 47th प्रेसिडेंट है, बट इससे पहले वो 45th थे, ठीक है। तो अभी करंट की न्यूज़ क्या है कि वो 47th अपॉइंट हुए हैं, बट जो स्टैटिक पार्ट कंसिडर हो सकता है कि वो इससे पहले जो उनका टेन्योर था वो कब से कब तक का था, 2017 से 21 तक का था और 45th प्रेसिडेंट रहे थे, या ऐसी कोई भी बात, लेट्स से कोई डैम प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो रिवर रिलेटेड कुछ बात पूछ लेते हैं तो वो स्टैटिक में कंसिडर होती है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ करेंगे, करंट अफेयर की न्यूज़ के साथ हम ये चीज़ें भी देखते रहेंगे। अब हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात क्या करनी है यार? बात ये करनी है, देखो 2-3 चीज़ें जो हैं अभी हुई हैं और चल रही हैं, पहले उस पर बात करते हैं, फिर क्वेश्चन वाइज भी देखेंगे। पहला जो अभी मैंने बोला डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अभी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? USA के प्रेसिडेंट बने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 47th प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले कौन से नंबर के थे? इससे पहले ये 45th नंबर के थे। कब से कब तक थे? 2017 से 2021 तक। अच्छा, ये प्रेसिडेंट बने हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट बने थे अभी JD वेंस, ठीक है, और JD वेंस कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? ज़रूरी नहीं है ये 47th नंबर के हैं, तो JD वेंस भी जो हैं वो 47th नंबर के ही हों, वो 50th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, ये बात हो गई। इन्हें ओथ किसने दिलाई है? ट्रंप को चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट हैं, उन्होंने ओथ दिलाई थी, ठीक है। अगर हम ओथ की बात करेंगे तो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स, ठीक है, ये 2-3 बातें हो गई। अभी बहुत सारी और बातें भी चल रही हैं। उन्होंने बेसिकली 100 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए थे। उसमें बहुत सारी बातें थी, ठीक है, 2 जेंडर को लेके भी थी कि सिर्फ मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, वो थर्ड जेंडर को नहीं मान रहे थे, ठीक है, या रिफ्यूजीज इमिग्रेंट्स हो गए, और भी बहुत सारी बातें थी जो ट्रंप के इन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में थी। उस पर धीरे धीरे बात चल रही है, वो डे वाइज हम डेफिनेटली कवर करेंगे जैसे जो कुछ आता है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट जो है वो इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो अभी निकले हैं इतने, उसके तहत एक प्रोजेक्ट आया है, दैट इज स्टारगेट प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। स्टारगेट ये एक वेंचर है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट वेंचर है, कितने का? $500 बिलियन का, ठीक है। अब ये जो वेंचर है ये किसके बीच में हुआ है? ओपन AI, आप सब जानते हैं, ठीक है, ChatGPT मेकर ओपन AI, सॉफ्ट बैंक है और ओरेकल है। सॉफ्ट बैंक है एंड ओरेकल। आप अगर नहीं पता किसी को तो ओरेकल जो है बेसिकली क्लाउड जाइंट है, ठीक है, क्लाउड बेस जो बोलते हैं ना, क्लाउड पे चीज़ें डाल दी या क्लाउड पे पूरा सर्वर रखा हुआ है या
टेक्निकल टर्म्स में जब हम बात करते हैं कि पूरा डेटा जो है वो क्लाउड पे है, तो ओरेकल बेसिकली डील्स विद द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट वे, ठीक है। तो सॉफ्टबैंक, ओपनएआई और ओरेकल तीनों के कोलैबोरेशन से ये स्टार गेट प्रोजेक्ट जो है वो अभी लॉन्च किया गया है। एंड ये अमेरिका के लिए जो एआई टेक्नोलॉजीज़ है उसको डेवलप करने में दिस वेंचर वुड हेल्प, ठीक है। इसके बारे में जैसे न्यूज़ थोड़ी और आएगी, चीज़ें और बात होगी, हम डेफिनेटली बात करेंगे जैसे ही थोड़ी और बातें निकल के आएंगी। अच्छा, एक चीज़ और थी, T20 इंटरनेशनल हुए थे बायलेटरल। उस T20 इंटरनेशनल्स में जो इंडिया है उसने T20 इंटरनेशनल अभी जीता था, अभी एक दिन पहले की ही न्यूज़ है, राइट। और 7 विकेट्स से जीता था। इंडिया के अर्शदीप हैं जो जिन्होंने 97 जो हैं विकेट्स ली हैं, एंड ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर, बेसिकली नॉट द हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर। तो ये दो एक बातें थी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन फॉर्म पे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट BDL के साथ, दैट इज भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ, फॉर द सप्लाई ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल फॉर इंडियन नेवी। तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है उसकी बेसिकली कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 2960, दैट इज 2960 करोड़, ठीक है। अब ये 2960 करोड़ का जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है BDL और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, ये कैसे हेल्प करेगा? ये बेसिकली जो मिसाइल्स हैं, पहली बात वो सप्लाई की जाएंगी BDL के द्वारा, ठीक है। किसके अंडर? बाय इंडियन कैटेगरी के अंडर। बाय इंडियन कैटेगरी क्या है? देखो, बाय इंडियन कैटेगरी मतलब ऐसी चीज़ें जो इंडिजीनियस यानी कि इंडिया में ही बनी हो, जिसके इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में, ठीक है, इंडियन मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाए गए हों, तो उस कैटेगरी के अंडर, इंडिजीनियस कंटेंट के अंदर दीज लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो बनाई जाएंगी, ठीक है। अगर हम MRSAM की बात करें, दैट इज़ आपकी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें, तो ये सिस्टम एक स्टैंडर्ड फिट सिस्टम है दैट हैव मल्टीपल इंडियन नेवल शिप्स, एंड ये जो है दिस इज बेसिकली मेड टू बी फिटेड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, फॉर द एक्विजिशन पर्पस, राइट। चलो आगे चलते हैं। ओवरऑल रैंक बतानी है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया की अक्रॉस ऑल द इंडिकेटर्स, देखो इंडिकेटर के हिसाब से रैंक अलग अलग है, बट अगर अक्रॉस ऑल द इंडिकेटर्स, सभी इंडिकेटर्स की बात करें तो रैंक जो है वो 25 है, ठीक है। डिफरेंट इंडिकेटर्स में रैंक क्या है वो भी देखते हैं। देखो कौन से इंडिकेटर हैं। पहले तो स्किल फिट है, स्किल्स फिट में 37th रैंक है, राइट। उसके बाद एकेडमिक रेडीनेस है, उसमें 26वीं रैंक है। अगर सभी की बात करें तो 25वीं है ओवरऑल में, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर ऑफ वर्क, उसमें इंडिया सेकंड रैंक बेसिकली हासिल की है इंडिया ने, अगर बात करें फ्यूचर ऑफ वर्क की, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 40th। अब आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है, जो अभी फ्यूचर स्किल इंडेक्स आया है QS लंदन बेस जो QS है उसके द्वारा, उसमें फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर में या फ्यूचर ऑफ वर्क में, उसके फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर में इंडिया की रैंक क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सेकंड रैंक है, ठीक है। तो ऐसे रैंक वाइज पूछ सकता है, या फिर जैसे अभी क्वेश्चन फॉर्म हुआ कि ओवरऑल कितनी है, तो ओवरऑल 25 पूछ ली, तो या तो ओवरऑल पूछा जा सकता है, ठीक है। बेसिकली अब ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, इनॉग्रल है, दैट मीन्स फर्स्ट, ठीक है। तो ये पहला जो फ्यूचर स्किल इंडेक्स है, अब ये करता क्या है, मतलब क्या इवैल्यूएट करता, तो लाइक इवैल्यूएट करता है, ठीक है, बट किस चीज़ को इवैल्यूएट करता है, देखो नाम में ही है फ्यूचर स्किल इंडेक्स, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ की उनकी रेडीनेस पे कि वो कितना जो जॉब मार्केट है उसमें कितना इवॉल्व कर सकती हैं, उस पे
कंट्रीज़ को रखता है और एवेलुएट करता है कि कितने स्किल्ड पर्सन्स, लाइक कितना स्किल्ड है एक कंट्री का वर्कफोर्स, राइट। मेन एरियाज़ है जो भी हमने बात की, स्किल फिट, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अभी जो फर्स्ट फ्यूचर स्किल इंडेक्स आया है उसके 4 इंडिकेटर्स हैं, तो या फिर सिंपली बोले कि उसके इनमें से कौन सा इंडिकेटर्स नहीं है। 5 ऑप्शंस होते हैं, एक कोई गलत ऑप्शन मेंशन कर दे, ठीक है, और 4 ये करेक्ट ऑप्शंस हो वहाँ पे। तो ये चीज़ इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। चलो, अब जो हमने बात की थी कि इंडिया की रैंक 2nd है ग्लोबली इन द फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर में, ठीक है, और स्कोर है 99.1 एंड फर्स्ट जो रैंक है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया की 2nd रैंक है, क्वेश्चन में मेंशन कर सकता है कि इंडिया की 2nd रैंक है, तो फर्स्ट किसकी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और उसके बाद कनाडा एंड जर्मनी जो है वो इंडिया के बाद है, राइट। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के तरह ही नहीं पढ़ना है, आपको न्यूज़ पढ़नी है और न्यूज़ में जितने भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखने हैं, राइट। चलो, जनवरी में इडा ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया SJVN लिमिटेड और GMR ग्रुप, दैट इज़ GMR एनर्जी लिमिटेड के साथ, और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ, दैट इज़ NEA के साथ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डैश मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। देखो, कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल में है, एंड अभी जो ये जॉइंट वेंचर की बात हो रही है इसमें 900 ठीक है 900 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसको प्रोड्यूस करने की, उसको डेवलप करने की बात हो रही है, ठीक है। एंड दिस एग्रीमेंट इज़ बेसिकली फॉर्मलाइज्ड इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ही हुआ ये एग्रीमेंट। इनके तीनों के ऑफिशियल्स थे, एडा के, SJVN के और GMR के, ठीक है। एंड ये बेसिकली रीजनल जो ग्रुप है या फिर आप कह सकते हैं रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी और रिन्यूएबल ग्रोथ के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बूट मॉडल। ये बूट मॉडल क्या है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन को पूछने का कई तरीके होते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको मेंशन की गई है उस इन्फॉर्मेशन को, अगर उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो पता होनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग द सेम। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि जो जॉइंट वेंचर है वो जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो किस लिए किया गया है, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सब होगी, ठीक है। कर्नाली जो पावर प्रोजेक्ट है, राइट, नेपाल में जो कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन, उसकी मेंटेनेंस, उसका ऑपरेशन सब कुछ देखा जाएगा इस जॉइंट वेंचर के तहत। प्लस ये जो है एक बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र दैट इज़ बूट मॉडल के अंदर है, जिस पे भी हम बात कर रहे हैं। देखो, नाम से ही क्लियर है चीज़ें। बिल्ड मतलब जो लोग बनाएंगे वही उसको ओन कर सकते हैं और वही उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो उसी को ही ऑपरेट कर सकते हैं। कब तक, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक, और वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे 25 साल का है, 25 ईयर्स का है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। खो खो में अभी पहला आप कह सकते हैं इंडिया की जो मेंस और विमेन टीम है दोनों ने ही खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है वो जीत लिया है। अब इन्होंने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये जीता। किस टीम को हरा के जीता? दोनों ने ही, मेन एंड विमेन ने, नेपाल की टीम को हरा के खो खो वर्ल्ड कप 2025 को जीत लिया है। एंड बेसिकली जो अगर वर्ल्ड कप की बात करोगे तो वर्ल्ड कप इज़ ऑब्वियसली बैक्ड बाय द ओलंपिक एसोसिएशन। और अगर बात करें मेन खो खो टीम की तो 54-36 से जीता, ठीक है, और वुमेन्स टीम की बात करें तो 78-40 से जीता। अब मेन चीज़ क्या है कि इसमें 20 टूर्नामेंट में 20 मेन एंड 19 विमेन टीम थी,
ठीक है, ये फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो, या मेंशन हो सकता है आपके क्वेश्चन में। पंजाब नेशनल बैंक दैट इज पीएनबी ने लॉन्च किया है पहला साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। ठीक है, अब ये साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन क्या करेगा, ये कॉम्बैक्ट करेगा, लड़ेगा बेसिकली साइबर क्राइम से, राइट। क्वेश्चन क्या है, थीम क्या बतानी है हैकाथॉन की। अब हैकाथॉन की थीम पहली बात है कोड अगेंस्ट मालवेयर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है हैकाथॉन ये पंजाब नेशनल बैंक का पहला है, बट आरबीआई अगर आप फॉलो करते हैं करंट अफेयर तो यू नो कि आरबीआई भी हैकाथॉन कराता है, ठीक है। आरबीआई के हैकाथॉन भी एआई बेस्ड ही होते हैं, एंड आरबीआई का हैकाथॉन चलता है रिबिट के नाम से, ठीक है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का पहला साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन है, और इसमें देखो जो ओवरऑल अगर हम बात करें, मेन बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने बुलाया, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, ठीक। थीम जैसे कि थीम मेंशन है कोड अगेंस्ट दी मालवेयर, तो इन्होंने इनोवेटर्स, रिसर्चर्स को सबको बेसिकली इकट्ठा दे सेट की इकट्ठा करके सभी को, और ये क्या करने वाले हैं, ये कहने वाले हैं कि आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। अब जो बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा उसी का ही पूरा सिस्टम, लेट्स से कोई कहता है कि मैंने ये पर्टिकुलर सिस्टम बनाया है या मैंने ये पर्टिकुलर ऐप बनाई है जिससे साइबर क्राइम थोड़ा कम हो सकता है, या साइबर जो क्राइम से रिलेटेड कॉल्स हैं, या लेट्स से कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो पहचानी जा सकती है। तो पीएनबी सेड कि हम वो पूरा सिस्टम, इफ़ इट वर्क्स वेल तो हम वो पूरा सिस्टम अपने बेसिकली अपना भी सकते हैं उस सिस्टम को, ठीक है। पीआईबी ने हैकाथॉन जो हैकाथॉन अभी उन्होंने लॉन्च किया है, पहला हैकाथॉन लॉन्च किया है, वो इसीलिए किया है ताकि जो साइबर क्राइम है उसको बेटर वे में टैकल कैसे कर सकते हैं उस पर अच्छे से बात की जा सके। तो इसके लिए इन्होंने, जैसे मैंने अभी बोला, इनोवेटर, रिसर्चर्स, अकेडमियन, ठीक है, सभी लोगों को क्रॉस द इंडिया बुलाया, और जो मालवेयर का जो थ्रेट है बेसिकली कि मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जैसे कई बार आपने मूवीज़ या बहुत जगह आपने देखा होगा कि एक बेसिकली ऐसी मूवीज़ में जहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व्ड होती हैं, उनका मेन रोल दिखाया जाता है कि आपने पर्टिकुलर एक जगह पे, एक इमेज पे, एक वीडियो पे, कहीं पे भी क्लिक किया फ़ोन में और आपका पूरा डेटा जो है वो पर्टिकुलर XYZ पर्सन के पास चला गया, ठीक है। तो उस इमेज में, उस वीडियो में मालवेयर इंस्टॉल्ड होता है, राइट। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को बेहतर और बेटर बनाने के लिए ही दिस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, और कैश प्राइस जो होगा वो 11 लाख का होगा, ठीक है। और ये जो है वो हेल्ड हुई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये डायरेक्टिव्स हैं PSB दैट इज़ पब्लिक सेक्टर्स बैंक के, कि दे विल ऑर्गेनाइज एनुअली हैकाथॉन, ठीक है, उन्हें एनुअली हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करनी होती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नाम बताना है इंडिया में जो रीब्रांड हुआ है एज ट्रू होम फाइनेंस, तो ये है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, जो ट्रू होम फाइनेंस के नाम से रीनेम हुआ है, बेसिकली रीब्रांड हुआ है। अब रीब्रांडिंग क्यों की जाती है या रीनेमिंग क्यों की जाती है, ऐसे नहीं एकदम से उठ के किसी का नाम बदल दिया जाता, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, इंसान हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, मर्जर होते हैं, एक्विजिशन होती है, कुछ लेट्स से अगर कोई एक कंपनी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है, ठीक है, अगर मैकडॉनल्ड्स है सिर्फ बर्गर ही दे रहा है तो मैक बर्गर के नाम से मान लो वो चल रहा है, बट जब वो फ्राइज़ भी रखने लग गया, जब वो और बहुत सारी चीज़ें रखने लग गया तो उसने मैक बर्गर में से बर्गर हटा दिया, सिर्फ मैकडॉनल्ड रख लिया। तो ऐसे करके जब प्रोडक्ट लाइन चेंज होती है, ठीक है, बेसिकली जब या तो कोई मर्जर एक्विजिशन होता है या आपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करते हो, बढ़ाते हो, तब रीब्रांडिंग, रीनेमिंग होती है, ठीक है। तो इसमें भी यही केस है कि श्रीराम हाउसिंग जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया में, उसने ट्रू होम के नाम से अपने आप को रीब्रांड किया है, और इसका मेन पर्पस है वॉरबर्ग, पिंकस और के साथ, और कतर जो सोवेनियर वेल्थ फंड है बेसिकली, इसके साथ इन्होंने क्या किया है, एक्वायर किया है।
उसकी एक्विजिशन हुई है बेसिकली। रीब्रांडिंग जो है इट इज़ फॉलोड बाय द एक्विजिशन बाय Warburg Pincus and its co-investors including QIA and Qatar Souvenir Health Fund। जहाँ तक बात करें श्रीराम की, तो उनके जो कोर ऑपरेशंस हैं वो वैसे ही रहेंगे। बेसिकली दे विल एम्पावर इंडिविजुअल कि वो अचीव करें अपने होम ओनरशिप ड्रीम को, और ये फोकस करेंगे ट्रांसपेरेंट, जो उनका बेसिकली सपोर्टिव आप कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं सभी को, उसी पे चीज़ पे फोकस रहेगा। अच्छा, ये इससे जो ये एक्विजिशन हुई है, इससे एक अमाउंट इनको मिला है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मिली है एक्विजिशन से, तो वो 1225 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जो श्रीराम ग्रुप को मिली है, राइट। और इससे इनकी जो नेट वर्थ है वो भी बढ़ गई है, 3300 करोड़ की नेटवर्थ हो गई है। अब आगे चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने इंक किया है एक एग्रीमेंट विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर $billion Japanese yen loan facility to support renewable energy project in India. This is 120 billion Japanese yen, ठीक है। दैट इज 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये लगभग जो है 6600 करोड़ के आसपास हैं, जो PFC दैट इज़ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और JBIC दैट इज़ आपका जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने MOU साइन किया है 120 जापानीज यान का, और दिस विल प्रोवाइड फंडिंग फॉर 72 बिलियन जापानीज येन, एंड जो बैलेंस होगा वो कमर्शियल्स, बाकी का जो बैलेंस होगा वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा फंड किया जाएगा, क्योंकि 120 में से 72 जो होगा वो JBIC फंड करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म है बेसिकली प्रोजेक्ट, 20 साल, और ये हमेशा ऐसे ही चलते हैं, 15-20 साल से ऊपर ही जाते हैं, ठीक है। और ये जो JBIC का इनिशिएटिव है, ठीक है, CSR इनिशिएटिव है बेसिकली, जो इसका इनिशिएटिव है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, उसके तहत ये एग्रीमेंट हुआ है। आगे चलते हैं। कौन सी इंडियन सिटी ने होस्ट किया है 27th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास 2025, ठीक है, तो ये कोलकाता ने होस्ट किया है दिस 27 इंटरनेशनल कांग्रेस, राइट, एंड दिस इज बेसिकली ऑन दी 75th anniversary of the CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है बेसिकली ये CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही हुई है, एंड थीम इम्पॉर्टेंट होती है, तो थीम याद रखना। अभी पूछा है कहाँ हुआ है, आपके पेपर में पूछ सकता है कि थीम क्या है, एंड यू नो इट वेरी वेल की थीम पूछी जाती है, राइट। तो थीम है ग्लास अ स्मार्ट एंड इंडिस्पेंसिबल मटेरियल फॉर सस्टेनेबल सोसाइटी, ठीक है। अगर बात करें ICG की, तो ICG कांग्रेस जो है वो इससे पहले इंडिया में 1986 में अभी हुई है, और इससे पहले 1986 में हुई थी, और उस टाइम पे ज्ञानी जेल सिंह जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, और ज्ञानी जेल सिंह कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, पता होनी चाहिए, किसी भी तरह पूछ लिया जा सकता है ना। चलो आगे चलते हैं। कौन सी कंट्री जो है ने होस्ट किया है फ्यूचर मिनरल फोरम 2025, ठीक है। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 जो है सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया रियाद में हुआ है ये, एंड दिस राउंड टेबल बेसिकली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सप्लाई चेन इन क्रिटिकल मिनरल, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स में सप्लाई चेन को मेंटेन रखना, ये बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस में उस पर बात की गई है। क्रिटिकल मिनरल्स हो गए आपके, जैसे कोबाल्ट हो गया, ये लिथियम हो गया, ये आपके क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। दिस बेसिकली जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं इंडिया में, उसमें बेसिकली पोटेंशियल बेसिकली इट हैज़ बीन सेड कि जो मिनिस्टर हैं जो जिनको इनवाइट किया गया था, ही सेड कि विद द इमेंस पोटेंशियल दैट हैज़ बीन एडेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो इन्वेस्ट करेगी माइनिंग इंडस्ट्री में ऑफ द कंट्री। और जो फोरम है बेसिकली इट मेट द मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल रिसोर्सेज सऊदी अरेबिया बंदार बिन इब्राहिम
and union minister also met the ministries of Brazil, Italy, Morocco separately. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, डैश ज्वाइंट ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री। पार्टनर कंट्री की बात हो रही है, फुल टाइम मेंबर की बात नहीं हो रही। पार्टनर कंट्री के तौर पे अभी नाइजीरिया ने ज्वाइन किया है और इससे पहले फुल टाइम मेंबर जो है वो इंडोनेशिया भी बना था। ठीक है, कुछ दिन पहले ही अभी इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर बना है। तो अभी कितने मेंबर हैं? ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो थे ही, ईरान बना था 23 में, इजिप्ट आया था 23 में, इथोपिया आया था 23 में, यूएई भी 23 में आया था और इंडोनेशिया कब आया? अभी 25 में आया है। उसके अलावा अगर पार्टनर हम बात करें पार्टनर कंट्रीज़ की, अच्छा ब्रिक्स जो है वो 2009 में बना था, वी नो इट। और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में ऐड हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि ब्रिक्स बना ही क्यों था, ब्रिक्स जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके बेसिकली उसको काउंटरवेट करने के लिए बनाया गया था। पार्टनर कंट्री जो है जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है पार्टनर कंट्री, पार्टनर कंट्री कर क्या सकती है? पार्टनर कंट्री मीटिंग्स अटेंड कर सकती है, बैठ सकती है, बातें कर सकती है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकती है। ठीक है, वो सारे काम कर सकती है। ठीक है, जो एक मेंबर कंट्री बेसिकली नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, अगर उसमें बात करें हम कि समिट अटेंड करना, मिनिस्ट्रियल मीटिंग अटेंड करना, एफर्ट्स में बेसिकली कोलैबोरेट करना, ये सारे काम जो है वो एक पार्टनर कंट्री कर सकती है। और पार्टनर कंट्री और कौन सी है? बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, थाईलैंड है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान है, ये सारी पार्टनर कंट्रीज़ हैं और ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद रख लो। पूछ सकता है कि इनमें से मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है या इनमें से पार्टनर कंट्री कौन सी नहीं है ब्रिक्स की। ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज़ तो पता होनी चाहिए, राइट। चलो, this was it from today's session. We will be meeting you tomorrow definitely. So thank you so much.